नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पड़ोसी देश को चुकानी होगी पुलवामा हमले की बड़ी कीमत। सेना तय करेगी समय, स्थान और योजना। कभी पूरे नहीं होने देंगे आतंकियों के मंसूबे। सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक में सरकार ने लिए अहम फैसले। भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा लिया वापस। संसद परिसर में सर्वदलीय बैठक कल। सुरक्षा बलों के काफिले पर सरकार का बड़ा फैसला। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, काफिलों की रवानगी के वक्त आम नागरिकों की आवाजाही पर लगेगी रोक। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश है एकजुट। बहादुर जवानों की शहादत को किया सलाम। पाकिस्तान को कूटनीतिक स्तर पर घेरने के लिए विदेश मंत्रालय उठा रहा है जरूरी कदम। पाकिस्तान के उच्चायुक्त को किया समन। विदेश सचिव विजय गोखले ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के राजदूतों से मुलाकात कर दी पुलवामा हमले की जानकारी। विदेश मंत्रालय की बैठक में कई देशों के राजदूत शामिल। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आतंकवाद को शांति और विकास के लिए बताया चुनौती। विज्ञान भवन में अपनी किताब सिलेक्टेड स्पीचेस वॉल्यूम 1 विमोचन में संबोधन में आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों से की साथ आने की अपील। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया किताब का विमोचन। और आइए देखते हैं पहली खबर। पुलवामा में गुरुवार को सुरक्षा काफिले पर हुए आतंकी हमले की देश भर में निंदा हो रही है। सरकार, राजनीतिक दल, आम जनता, हर किसी ने शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। पुलवामा हमले के बाद सरकार पूरी तरह से हरकत में है। आज सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मंच से पाकिस्तान को आतंकवाद पर लगाम लगाने को लेकर चेतावनी दी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पाकिस्तान की शह पर आतंकी गुट जैश-ए-मोहम्मद ने बड़ी साजिश रची और पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर गुरुवार को कायराना हमले को अंजाम दिया। कार बम से किए गए इस धमाके में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। और इस हमले के बाद से पूरा देश गुस्से में है। भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकियों को उनकी इस करनी का गंभीर खामियाजा भुगतना होगा और देश न इसे भूलेगा और न माफ करेगा। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को भरोसा दिलाया है कि पुलवामा हमले के पीछे जो ताकतें हैं, जो इसके गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये वक्त बहुत ही संवेदनशील है और ये पल बेहद भावुक है।
उन्होंने कहा कि इस हमले का देश एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। देश एक साथ है और देश की एक ही आवाज है और दुनिया भर में इसी की गूंज सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि हमारी लड़ाई जीतने के लिए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान दुनिया भर में अब अलग थलग पड़ चुका है। और अगर पाकिस्तान को यह लगता है कि जिस तरह की हरकतें वो कर रहा है, जिस तरह की साजिशें रच रहा है, उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा, तो पाकिस्तान का यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। इस समय बड़ी आर्थिक बहाली के दौर से गुजर रहे हमारे पड़ोसी देश को यह भी लगता है वो ऐसी तबाही मचाकर भारत को बदहाल कर सकता है, उसके ये मंसूबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं है। तो झांसी में आयोजित एक सभा के दौरान प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश को सेना के शौर्य और सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है और सुरक्षा बलों को पूरी छूट दे दी गई है। पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। सुरक्षा बलों को लिए आगे की कार्रवाई तय करने के लिए समय क्या हो, स्थान क्या हो, स्वरूप क्या हो, वो सारे फैसले करने के लिए इजाजत दे दी गई है। पुलवामा हमले के बाद जम्मू कश्मीर के हालात पर सरकार ने आज सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री अरुण जेटली, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज शामिल हुए। सीसीएस की बैठक में पुलवामा हमले की समीक्षा की गई और बैठक में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस दौरान भारत की तरफ से पाकिस्तान को लेकर कई अहम फैसले भी लिए गए। भारत ने पाकिस्तान को दिया मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है, तो इसका मतलब कि अभी तक पाकिस्तान को भारत के साथ कारोबार करने में जो छूट मिलती थी वो अब बंद हो जाएगी। पाकिस्तान को कूटनीतिक स्तर पर घेरने की तैयारी भी की जा रही है और इसके लिए विदेश मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए सभी देशों से बात करेगा और आतंकवाद के पनाहगाह बने पाकिस्तान का पर्दाफाश करेगा। इसके अलावा 1986 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद की परिभाषा बदलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के मसौदे से जुड़ा जो प्रस्ताव दिया था उसे पास कराने की भी पूरी कोशिश की जाएगी और इस प्रस्ताव को पास करवाने के लिए भारत अन्य देशों से भी बात करेगा। आज से लगभग 33 वर्ष पूर्व भारत ने यूनाइटेड नेशंस में कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म मूव किया था, जिस पे बहुत चर्चा हुई है, लेकिन वो अभी तक पारित इसलिए नहीं हुआ कि उसमें टेररिज्म, आतंकवाद शब्द की परिभाषा को लेकर अभी सबकी सहमति बाकी थी। तो अंतर्राष्ट्रीय समाज को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को विदेश मंत्रालय और भारत संपर्क करेगा सब प्रमुख देशों को, ताकि उसको तुरंत पारित कर दिया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जम्मू कश्मीर का दौरा किया और पुलवामा हमले के बाद स्थिति का जायजा लिया। गृह मंत्री ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सुरक्षा स्थिति को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, केंद्रीय गृह सचिव, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव, प्रदेश के डीजीपी, आर्मी कमांडर और डीजी सीआरपीएफ भी शामिल थे। गृह मंत्रालय ने पुलवामा हमले की जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीमें भी जम्मू कश्मीर भेज दी हैं। राजनाथ सिंह शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़गाम भी पहुंचे, जहां उन्होंने आतंकी हमले में शहीद जवानों को कंधा दिया। उन्होंने श्रीनगर के आर्मी बेस कैंप का दौरा किया
और पुलवामा हमले में घायल हुए सीआरपीएफ के जवानों से भी मुलाकात की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब वो जवानों से मिलने गए जो इस हमले में घायल हुए हैं। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर जिस तरह से हमला किया गया उसे देखते हुए आज की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि जिस समय हाईवे पर बड़ा कॉन्वॉय चलेगा गुजरेगा उस समय सिविलियंस की आवाजाही को कुछ वक्त के लिए रोक दिया जाएगा। गृह मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिकारियों को जो भी जरूरी निर्देश देने थे वो दिए जा चुके हैं और सुरक्षा बलों का हौसला पूरी तरह से बुलंद है। और आतंकवाद के खिलाफ हम जो निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमें कामयाबी मिलेगी और इस हमारी निर्णायक लड़ाई के साथ पूरा देश पूरी ताकत के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। और जम्मू कश्मीर की आवाम को भी मैं अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि सीमा पार से आतंक फैलाने वाली जो ताकतें हैं उनके मंसूबों को हम किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। वहीं गृह मंत्री ने यह भी कहा कि घाटी में कुछ ऐसी ताकतें परस्त हैं जो पाकिस्तान और आईएसआई से पैसे लेती हैं और ऐसे लोगों को मिली सुरक्षा की समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सांप्रदायिक सौहार्द और अमन चैन को किसी भी तरह से बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। इस बात पर संतोष जताया कि आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर की जनता पूरी तरह से सरकार के साथ है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सीमा पार की जो आतंकवादी ताकतें हैं, आतंकवादी संगठन हैं अथवा आईएसआई, इनके साथ उनकी मिलीभगत है और आतंकवाद की गहरी साजिश में ऐसे सारे लोग भी कुछ शामिल हैं। और मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोग जम्मू कश्मीर की जनता के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ तो कर ही रहे हैं और खास तौर से हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के भविष्य के साथ भी वो खिलवाड़ कर रहे हैं। और इधर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पुलवामा आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ देशवासियों को एकजुट होने की अपील की। दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को एक साथ आना चाहिए। शांति और विकास के लिए देश और दुनिया से हर तरह के आतंकवाद को खत्म करने की जरूरत है। Yesterday was a sad day for all of us in India. It was a day when terror raised its ugly head once again. As we pay homage to the supreme sacrifice made by our security personnel at the Pulwama terror attack, we must stand united in our resolve to make every inch of our motherland a safer place. It is unfortunate that our neighbor has been aiding, abetting, funding, training terrorist groups for long. This attempt to destabilize and impede our progress can no longer be tolerated. In fact, there is an urgent need for all countries in the world to come to a firm resolve to combat these forces of terror, these enemies of humanity. Terror has no religion. It's an enemy of humanity. The United Nations must conclude the Comprehensive Convention on International Terrorism, CCIT. It should act firmly and effectively to root out terror through a multi-pronged strategy. It should recognize that peace is a prerequisite for prosperity, and the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals cannot be achieved if there is no peace. और इन सब के बीच सरकार ने आतंकी घटना और उसके बाद उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देने के लिए कल 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सभी राजनीतिक दलों ने भी एक सुर से पुलवामा आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं हो सकता और इस मुश्किल घड़ी में पूरा देश एक साथ खड़ा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी हमले की निंदा करते हुए कहा कि जवानों और सरकार के साथ समूचा विपक्ष खड़ा है।
act of terrorism. We shall never compromise with terrorist forces. Whatever the country requires, we will work together as one united nation to deal with this menace of terrorism. Terrorism is a scourge. It is something with which we can never compromise. आतंकवाद देश को बांटने तोड़ने की कोशिश करता है। इस देश को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती है, बांट नहीं सकती है। पूरा का पूरा ऑपोजिशन एक साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। तो पूरा देश एक साथ है और विपक्ष भी खास तौर पे सरकार और जवानों के साथ खड़ा है, ये बात कांग्रेस की तरफ से आज आई। इधर पाकिस्तान पर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव बनाने के लिए विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को भी तलब किया है। भारत ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर कड़ा ऐतराज जताया। विदेश सचिव विजय गोखले ने पाकिस्तानी उच्चायोग को सख्त डिमाशे भी सौंपा। भारत ने पाकिस्तान को साफ तौर पर कहा है कि वो उसकी सरजमी पर हो रही भारत विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाए और पुलवामा हमले में लिप्त जैश के आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करे। और इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए हमारे दोनों संवाददाता जुड़ गए हैं। अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता, और साथ ही पंचानन मिश्रा। पंचानन, पहले आपके पास मैं आना चाहूंगी और कल जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया गया है उसके बाबत जानकारी चाहेंगे कि अभी तक जो कुछ कदम उठाए गए हैं उसे कल ब्रीफ किया जाएगा, क्या कुछ होगा? बिल्कुल, देखिए, आज जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो बैठक हुई पुलवामा अटैक के ठीक अगले दिन, उसमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें तय की गई हैं, जो कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो पाकिस्तान से छीना जाएगा वो एक सबसे बड़ी बात थी। और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर अलग थलग करने की जो भारत की जो कूटनीतिक कोशिश है उसको भी अब आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये दो बड़ी चीजों का ऐलान आज किया गया था। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र पर भी अब इस बात के लिए दबाव बनाया जाएगा कि आतंकवाद की परिभाषा को वो स्पष्ट करे। तो ये बहुत कई अहम फैसले पाकिस्तान को लेकर किए गए। हमने देखा कि पूरी दुनिया में ने एक तरह से कड़ी निंदा की और भारत के पक्ष में खड़ी होती हुई दिखाई दी दुनिया के बड़े बड़े देश, और उसमें चीन भी शामिल रहा। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार अब कई ऐसे कदम उठाने के उन्होंने संकेत दिए हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ उठाए जाएंगे। और जैसा कि हमने सुना कि राजनाथ सिंह ने जिन्होंने आज कश्मीर का दौरा किया, उन्होंने इसे आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की बात कही। यानी विपक्ष को अपने भरोसे में लेकर और एक बड़े कदम उठाने की ओर लगता है सरकार यहां पर दिख रही है। और यही वजह है कि जो एक ऑल पार्टी मीट बुलाई गई है जिसमें कि विपक्ष को अब विश्वास में लेकर कुछ कार्रवाई अगर होती है तो विपक्ष को भी विश्वास में लिया जाएगा। जैसा कि विपक्ष कह रहा था कि हम सरकार के साथ हैं, बशर्ते हमें विश्वास में लिया जाए। तो उसी दिशा में बढ़ते हुए सरकार की ये कोशिश है। और अब हमको ये भी देखने को मिल सकता है कि कुछ और कार्रवाइयों का ऐलान पाकिस्तान के खिलाफ हो सकता है। जी बिल्कुल। पंचानन, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि पाकिस्तानी मीडिया की अगर बात करें तो जो जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उसमें किनारा किया है पाकिस्तान ने इस हमले से। क्या अभी तक कोई आधिकारिक बयान आया है? खास तौर पे बात करें वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान की, तो क्या कोई भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जिसकी जानकारी हमारे पास? जी देखिए, पाकिस्तान ने जो बयान जारी किया था उसमें बहुत ही ढुलमुल तरीके से अपनी बात को रखा गया था। और एक जो बड़ी बात हमेशा रहती है किसी भी आतंकी हमले के बाद, पाकिस्तान का ये कहना होता है कि भारत उसको ठोस सबूत सौंपे। ये बात हम मुंबई हमले में भी देख चुके हैं और इसके पहले के जो पठानकोट का हमला हुआ उसमें भी हम देख चुके हैं। तो ये पाकिस्तान की ओर से जो ढुलमुल रवैया है आतंकवाद को लेकर, भारत ने उस पर सख्त ऐतराज ही नहीं जताया, बल्कि पाकिस्तान के उच्चायुक्त जो है उनको बुलाकर यहां पर समन भी किया था, आज बुलाया भी गया था। और भारत का जो लहजा है बिल्कुल साफ और स्पष्ट कर दिया गया है कि आतंकवाद किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पाकिस्तान को इस संदेश देने के लिए काफी है। और अब ये इस बात को अभी दबाव पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से पाकिस्तान पर पड़ भी रहा है। बिल्कुल पंचानन, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पार्थिव शरीर शहीदों का दिल्ली पहुंच चुका है। इसी प्लेन में हमारे शहीदों का पार्थिव शरीर है। और इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए आइए हम न्यूज़ रूम का रुख कर लेते हैं। अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, क्या आज
एयरपोर्ट पर आप मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कार्यक्रम है वहां पर, सभी लोग पहुंच रहे हैं, कौन कौन नेता वहां पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री के आने का भी कार्यक्रम था, क्या कुछ अपडेट हमारे पास? हाँ, निश्चित तौर पे अभिलाषा, देखिए अभी पार्थिव शरीर अभी पहुंच चुका है 15 मिनट पहले, और अभी यहाँ रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी आई है। हमारे सामने जो गेट देख रही हैं आप, इस गेट के पीछे ही ये पालम टेक्निकल एरिया है, उसके सामने हम लोग खड़े हैं। तो इस पालम टेक्निकल एरिया में अभी निर्मला सीतारमण आई हैं, थल सेनाध्यक्ष बिपिन रावत आए हैं, प्रधानमंत्री के भी आने की अभी बात है कि अभी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जो सीआरपीएफ के डीजी हैं उनके भी पहुंचने की बात है। इसके अलावा जो कांग्रेस के अध्यक्ष है राहुल गांधी, वो भी आ सकते हैं। यहाँ इस बात की भी चर्चा है कि राहुल गांधी के भी आने की संभावना है। तो एक तरीके से कहें कि एक देश की तरफ से एक एकजुट जो एक संदेश देने की बात है कि देश के अंदर भी और विदेश में भी एकजुट संदेश जाए कि सरकार और विपक्ष दोनों इस मामले पे एक साथ है। और इसीलिए पालम टेक्निकल एरिया पे जो है कांग्रेस के अध्यक्ष के भी आने की संभावना है। प्रधानमंत्री थोड़ी देर पहुंचेंगे और रक्षा मंत्री और थल सेनाध्यक्ष, इसके अलावा सीआरपीएफ के डीजी पहुंचेंगे। यहाँ भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद यहाँ से ट्रक में जो नजदीक के जो हैं, वो नजदीक के जो लोग हैं उत्तराखंड के, उनको ट्रक में ले जाया जाएगा, और जो दूर है कुछ लोगों को इलाहाबाद ले जाया जाना है और वहां से फिर और अन्य जगहों पे ले जाया जाएगा। तो कार्यक्रम यही है। यहाँ बहुत सारे ट्रक खड़े हैं फूल मालाओं से लदे हुए, लेकिन चूंकि श्रीनगर से थोड़ा पहले आना था उनको, मौसम भी खराब था, और उसके अलावा एनआईए की टीम जो थी, वो फॉरेंसिक टीम जो थी, उन लोगों को भी सैंपल्स चाहिए थे। तो वो सारे की प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद वहां से विमान पहुंचा है यहाँ, और पालम हवाई अड्डे पे अभी है। अभी थोड़ी देर में जो औपचारिक यहाँ श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है, वो श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम थोड़ी देर में शुरू होगा। जी बिल्कुल अखिलेश, और जाहिर तौर पर क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट है वहां पर, लेकिन फिर भी क्योंकि पूरा देश इस वक्त शोकाकुल है, तो आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आम लोगों को भी आप देख पा रहे हैं कि वो भी आगे आ रहे हों या देखना चाह रहे हों कि पार्थिव शरीर हमारे शहीदों का पहुंचे, क्योंकि नमन इस वक्त पूरा देश कर रहा है हमारे शहीदों को। क्या आसपास भी वो माहौल देखने को मिल रहा है? निश्चित तौर पे ये बहुत ही भारी ट्रैफिक का इलाका है, और इस इलाके से पैदल लोग बहुत कम जाते हैं। ये पूरी तरह ट्रैफिक का इलाका है और वीवीआईपी इलाका है, जहां लोगों के खड़ा होने की संभावना और न उनको इसकी इजाजत दी जाती है। हम जहां खड़े हैं वो भी एक भारी सुरक्षा के बीच में हम खड़े हुए हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले जब तक ये रक्षा मंत्री यहाँ नहीं आई थी, उसके पहले इधर लोग थे, कुछ लोग खड़े हुए थे, हमसे भी बार बार पूछ रहे थे कब आएंगे शो। लेकिन उसके बाद जब रक्षा मंत्री और उसके बाद प्रधानमंत्री के आने की सूचना है कि अभी थोड़ी देर में आएंगे, तो इस पूरे इलाके को खाली करा दिया गया है। और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो ये इलाका है, सिर्फ इसी इलाके में नहीं, यहाँ पे तो 100 आएंगे, लेकिन इसके अलावा पूरे देश में एक इस तरह का शोकाकुल माहौल है, जो आपको कई शहरों से इस तरह की खबरें आई हैं। और निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से भी इस बात के लिए सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है कि टेलीविजन, मीडिया, अखबार या ट्विटर, जिस भी तरीके से कोई ऐसी भड़काने वाली बात न की जाए, ताकि जो पाकिस्तान की पूरी योजना रहती है कि एक तो हमारे सैनिकों पर हमला करे और दूसरे देश के अंदर अशांति फैलाए, तो इस तरह की कोई देश के अंदर कोई अशांति फैलने की स्थिति ना हो, इसके लिए भी मीडिया को भी खास तौर पे एक निर्देश जारी किया गया कि ऐसी कोई बातें न की जाए ताकि जिससे लोगों के अंदर एक भावनात्मक जो उभार पैदा हो, इसे एक ऐसी घटना के रूप में जिसके राष्ट्र का एक स्वाभिमान, जो हमारे सैनिक, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, इस बात के जज्बा को बनाए हुए जो सरकार के नेतृत्व में जो काम चलेगा, विपक्ष के सहयोग से जो काम किया जाएगा, जो जवाब देने की कार्रवाई होगी, उस पर जनता को भरोसा देने के लिए ही करें, अपनी तरफ से कोई भड़कावेबाजी वाली बात न करें। इस तरह के भी निर्देश दिए गए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मीडिया के माध्यम से भी जो संदेश जा रहा है, उससे भी जनता संयत है, लेकिन एक समझ सकती है कि एक बहुत ही भावुक पल है, एक बहुत ही भावुक क्षण है, जो आप देख रही हैं कि हर जगह, हर तरह के लोग, और खास करके जब विपक्ष भी साथ में आ जाता है, यहाँ तक कि कश्मीर के भी जो मुख्यधारा के नेता हैं, उन सब ने इस घटना पे अपनी तकलीफें जाहिर की है, अपनी शोक संवेदना जाहिर की है। और इससे लगता है कि जो आतंकवादियों का यह मंसूबा था
कि राजनीतिक दलों के अंदर जो एक बंटवारा पैदा किया जाए, राजनीतिक दलों के अंदर जो टकराहट पैदा की जाए, वो टकराहट आज कहीं नहीं आई। तो यह एक बहुत ही सकारात्मक संदेश हमारे राजनीतिक वर्ग ने दिया है और एक तरीके से कहें कि आतंकवादियों की और आतंकवादियों को प्रोत्साहन देने वाले पाकिस्तान की आज सबसे पहली हार इसी बात पे हो गई कि भारत में कोई राजनीतिक बिल्कुल अखिलेश, थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाह रही हूँ। ये जो भावपूर्ण तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं, भावुक कर देने वाली तस्वीर, वो आपकी स्क्रीन पर एक एक करके हमारे जवानों के पार्थिव शरीर को सेना और पुलिस के लोग, हमारे जवान लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये फ्लाइट जिससे जवानों के पार्थिव शरीर को लाया गया और अब एक एक करके उन्हें नीचे उतारा जा रहा है। जैसा कि अखिलेश कह रहे थे कि बहुत ही भावुक पल है, लेकिन इस पल में हम किस तरह से अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए, क्योंकि भीगी आंखों से, नम आंखों से विदाई पूरा देश दे रहा है। हमारे जवानों के परिवार ही इस वक्त नहीं शोकाकुल हैं, बल्कि हम सभी इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं और वही दर्द महसूस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जितने सेना के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी हैं, वो सभी अपने कांधों पे शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यही वो फ्लाइट जिससे उनके पार्थिव शरीर को लाया गया और एक एक करके, जैसा कि अखिलेश बता रहे थे कि उनके राज्यों के हिसाब से, उनके घर के हिसाब से उन्हें भेजा जाएगा और ठीक यहीं पर श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि आज इन सभी जवानों को दी जाएगी और अखिलेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश, शहीदों के परिवार वाले लोग भी वहां पर पहुंचे हैं, आपकी किसी से बातचीत हुई या फिर सीधा सेना की ओर से उनके स्थानीय जगह पर ही पहुंचाया जाएगा पार्थिव शरीर को, या कुछ परिवार वाले लोग आए हुए हैं यहाँ दिल्ली? नहीं, ऐसा नहीं है अभिलाषा। परिवार के लोगों को जो उनका घर है वहीं पे ये शव दिए जाएंगे, पूरे आदर, पूरे मान सम्मान के साथ, जो सैनिक तरीके से जो विदाई दी जाती है। आपको पता है कि राष्ट्रीय ध्वज में लेकर शव ले जाया जाता है, उसके बाद एक औपचारिक परेड और उसके औपचारिक सलामी के साथ उनको सौंपा जाता है। तो वो सारी क्रियाकलाप वहीं होंगे, जिस गांव के वे रहने वाले हैं या जिस शहर के, जिस मोहल्ले के, वहीं वो कार्यक्रम होगा। यहाँ पे किसी को नहीं बुलाया गया है क्योंकि एक ऐसा माहौल होता है, इस ऐसे माहौल में एक अफरा तफरी फैलने की भी संभावना होती है, आशंका होती है। इसलिए पूरी तरह सावधानी बरती गई है कि जो जहाँ है वहीं पे उसके शव को पहुंचाया जाए और इसके लिए पूरी व्यवस्था है। एक ट्रक में जो ये सैनिकों के जो ट्रक होते हैं, वो ट्रक को सजा के, फूल मालाओं से सजा के रखा गया है और जैसे ही श्रद्धांजलि का कार्यक्रम पूरा होगा, उन्हें यहाँ से ले जाने का काम भी शुरू होगा। खास तौर पर जो नजदीक के हैं, या तो नजदीक के उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड के, उन्हें यहाँ से ट्रकों में ले जाया जाएगा और उनके साथ एक एस्कॉर्ट गाड़ी भी होगी। उसके अलावा जो दूर के हैं, जो कुछ एक विमान इलाहाबाद जाएगा, इलाहाबाद से भी उन शवों को आसपास के जो इलाके हैं उन्हें ले जाया जाएगा। तो तकरीबन अभी तक 40 जो शहीद हमारे जवान हुए हैं, 40 शहीद जवानों के शव शिनाख्त हो गए हैं और 40 के शव यहाँ लाए गए हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये होती है, जो बहुत भावुक पल होता है अभिलाषा, की जब उनके घर आप ले जाएंगे और घर जब ले जाएंगे तो घर के लोग निश्चित तौर पे पूछते हैं कि एक बार उनका चेहरा दिखा दो, और यह एक बहुत ही मार्मिक क्षण होता है। जी जी। तो इसलिए पूरी सावधानी ये बरती जा रही कि यहाँ कोई ना आए, यहाँ वहीं पे उनके घर पे उनका परिवार, उनका समाज, उनका गांव, वो उनके प्रति श्रद्धांजलि दे। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, और हमारे साथ हम लौटेंगे आपके पास, पंचानन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंचानन, अब ये कहा जा रहा है कि कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त आ चुका है और आज हमने एक्शन में भी देखा सरकार को। क्या कुछ और कवायदें हो रही हैं और कल शायद ऑल पार्टी मीटिंग के बाद कुछ और ठोस कदम की हम उम्मीद करें? बिल्कुल, देखिए अभिलाषा, इसके पहले भी जब पाकिस्तान की ओर से आतंकवादी हमले कराए गए और पाकिस्तान ने अपनी जमीन का इस्तेमाल होने दिया और आतंकवादी कैंप वहां पर रहे, इस तरह से लॉन्च पैड वहां पर रहते हैं, जब वो आतंकवादी हमले भारत में होते हैं तो हमेशा देखा गया है कि ये सवाल उठता रहा है कि क्या पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत हो या आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, क्या दोनों चीजें साथ में चल सकती हैं। तो मौजूदा सरकार ने, एनडीए सरकार ने ये बिल्कुल स्पष्ट नीति बनाई थी कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चल सकते।
यही वजह है कि इस बार का जो बड़ा आतंकी हमला, इसको 3 दशक में इसको बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है कि इतना बड़े आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने स्पष्ट ये बड़ा फैसला लिया कि मोस्ट फेवर्ड नेशन, जिसके तहत पाकिस्तान को बहुत सारी व्यापार में रियायतें मिलती रही हैं, उसका दर्जा वापस लिया जाएगा। और ये कहीं न कहीं एक कूटनीतिक दबाव भी होता है देशों के ऊपर, जैसे पाकिस्तान जैसा जो देश है जो आतंकवाद को लगातार प्रश्रय देता है, आश्रय देता है उस पर। और साथ साथ जो एक बड़ी बात और भी कही गई कि अब कूटनीतिक हलकों में पाकिस्तान को अलग थलग किया जाएगा। हमने पहले भी देखा है कि बीते 4 सालों में पाकिस्तान को अलग थलग करने की कई सारी जो कोशिशें हैं वो सरकार ने की है, और ये असली चेहरा उसका जो है जनता पूरे दुनिया के सामने बेनकाब किया है। जो उसका सबसे बड़ा सहयोगी एक समय माना जाता था अमेरिका, उसने भी पाकिस्तान को के साथ उसका व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा। तो ये भारत की कोशिशें रही कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को किस तरह से अलग थलग किया जाए, और इन कोशिशों को और बढ़ाया जाएगा। अब जो एक बड़ा सवाल आता है कि क्या इसमें विपक्ष को पूरी तरह से सरकार इसको भरोसे में लेकर कोई कदम उठाएगी, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि जब उड़ी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसको लेकर भी कई सवाल यहां पर उठे थे। तो इस बार पूरी कोशिश ये है कि जो भी कदम उठाया जाएगा देश की भावना के अनुरूप और विपक्ष को भरोसे में लेकर उठाया जाए। और विपक्ष ने भी इस बात को साफ किया है। आज हमने देखा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उन्होंने भी साफ कहा कि पूरी तरह से सरकार के साथ है, सरकार को उनको विश्वास में लेना चाहिए। तो इसी की कवायद के तहत ये जो ऑल पार्टी मीट बुलाई गई है, इसके बाद मुझे लगता है कि सरकार जो 2 बड़े फैसले लिए गए, ऐसे कुछ और बड़े फैसले भी और कड़ी कार्रवाई भी शायद देखने को हमको मिल सकती है। अभिलाषा। बिल्कुल पंचानन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अहम बातचीत के लिए, जो जानकारी आपने हमें दी है। कल ऑल पार्टी मीटिंग से जुड़ी हुई सर्वदलीय बैठक कल बुलाई गई है, और जैसा कि पंचानन ने कहा कि देश की भावना के हिसाब से ही फैसला सरकार लेगी। और आज प्रधानमंत्री ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि हर तरह से समूचा देश खड़ा है और एक साथ, और इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा और पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पूरा देश नम आंखों से शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिन में श्रीनगर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी और शहीदों को कंधा दिया था। तिरंगे में लिपटे इन बहादुर जवानों के सर्वोच्च बलिदान को सारा देश याद कर रहा है। ये तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये कभी न भूलने वाला पल है, और देश और हमारे सेना के जवान इस पल को भूलेंगे भी नहीं। देशवासी नम आंखों से इन जाबाजों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तिरंगे में लिपटे हमारे जवानों के पार्थिव शरीर एक एक करके ठीक उस जगह पर रखे जा रहे हैं जहां पर आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाएगी। और जैसा कि हमारे संवाददाता अखिलेश वहां मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। आइए उनका रुख कर लेते हैं। क्या कुछ अभी इस वक्त जानकारी अखिलेश, क्या पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री? आपने बताया था रक्षा मंत्री पहुंच चुकी हैं, कब तक पीएम के आने का कार्यक्रम है? रक्षा मंत्री पहुंच चुकी हैं, और ये जो तैयारियां आप देख रही हैं, तैयारियां दरअसल प्रधानमंत्री के आने के इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री अभी थोड़ी देर में यहां पहुंचने वाले हैं और अभी रास्ता को खाली कराया जा रहा है। मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर में, हो सकता है 4-5 मिनट और लगे। इसके पीछे प्रधानमंत्री के आने की संभावना है, और प्रधानमंत्री के अलावा जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राहुल गांधी के भी आने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। माना यह जा रहा है कि इस जगह से एक इस तरह का मैसेज जाए न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में कि इस मामले पे भारत के सत्ता पक्ष और भारत का विपक्ष दोनों एक साथ है। और इसके अलावा मैं अभिलाषा आपको एक बात और बताऊं कि जहां तक संदेश देने की बात है दुनिया को, तो आज विदेश मंत्रालय ने, विदेश सचिव ने जो सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य हैं, उन 5 सदस्यों अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन के जो राजदूत हैं, उन सभी 5 राजदूतों को एक साथ विदेश मंत्रालय ने बुलाया और उन्हें इस बारे में पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से पाकिस्तान ने जैसे मोहम्मद के द्वारा ये कार्रवाई करवाई है, ये हिंसक कार्रवाई और आतंकवादी कार्रवाई की गई है। इसके उन्हें जो भी सबूत दिए जा सकते थे उन्हें दिया गया, और उन्हें इस बात की जानकारी भी दी गई कि भारत इसका कठोर तरीके से जवाब देगा।
चीन के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को अलग से एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने कहा कि चीन भारत के साथ इस मामले में पूरी तरह साथ है और आतंकवाद के सभी प्रकारों की चीन निंदा करता है। उसके अलावा आज यूरोपीय यूनियन के भी जो राजदूत हैं दिल्ली में, उनको भी बुलाया गया और उनके साथ भी बैठक की। उन्हें भी विदेश सचिव विजय गोखले ने पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से भारत के शांति प्रयासों की अनदेखी करके पाकिस्तान के सहयोग से जैसे मोहम्मद ने इस आतंकवादी कार्रवाई को दिया है। कोई प्रोवोकेशन नहीं था, कोई उकसावेबाजी नहीं थी। सैनिक अपने काम के लिए जा रहे थे जम्मू से श्रीनगर की ओर और ऐसे में आतंकवादी वारदात को अंजाम दिया गया। इस बारे में यूरोपीय यूनियन को भी बुलाया गया। उसके अलावा गल्फ जो खाड़ी के जो देश हैं, खाड़ी के देशों के भी राजदूतों को बुलाया गया और उन्हें भी इस बात की जानकारी दी गई कि किस तरह से एक खास देश पाकिस्तान उनसे सहानुभूति बटोरने की कोशिश करता है और उनसे सहानुभूति बटोरने के उसका दुरुपयोग करता है वो आतंकवादी कार्रवाइयों के लिए। और जिस तरीके से पाकिस्तान अभी गल्फ देशों की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं, उनसे आर्थिक मदद लेने के लिए भारत ने कहा कि आपसे जो आर्थिक मदद ली जाती है उसका किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, इसका सबूत है जो आज शहीद हुए हैं भारत में ये सीआरपीएफ के जवान। उसके अलावा साउथ कोरिया के एम्बेसडर को बुलाया गया, जापान के एम्बेसडर को बुलाया गया, उन्हें भी इस बारे में पूरी तरह ब्रीफिंग दी गई। और आपको पता है अभिलाषा कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साउथ कोरिया भी जाना है। तो इस मामले कहे कि एक विदेश में पाकिस्तान को जिस तरीके से अलग थलग करने की बातें चल रही हैं, उसमें एक तो भारत के सभी दूतावासों ने अपने अपने जहां जहां भी हैं वहां की सरकारों को इस बारे में ब्रीफ किया है। उसके अलावा आज अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को अजीत डोभाल को फोन किया। उन्होंने विस्तार खुद ही से फोन किया हमें और बता रहे उन्होंने हैं फोन कि करके कूटनीतिक स्तर पर कैसे पाकिस्तान को अलग थलग करने की कवायद भारत की तेज हो गई है। आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। हम वापस लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। और ये तस्वीर जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है वो झकझोर देने वाली है और हर हिंदुस्तानी के दिल में बेहद आक्रोश। ये तस्वीर कभी न भुलाने वाली तस्वीर है, क्योंकि हमारे सैनिकों की ये जो शहादत है वो हमारे दिलों में जिंदा रहनी चाहिए। ये झकझोरने वाली तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। थोड़ी देर में हमारे सभी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही पहुंच चुकी हैं। तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं, लेकिन पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ है उसे हम कभी नहीं भुला सकते। इस कायराना हरकत के लिए, आतंकवादियों के इस कायराना हरकत के लिए मुफीद सजा जल्द से जल्द भारत देगा, हमारे सेना के जवान देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और दुनिया को भी ये तस्वीर अपने जहन में जिंदा रखनी चाहिए, क्योंकि भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ता रहा है और ये वक्त है कि विश्व के सभी देश अमन शांति के लिए भारत का साथ दें। पिछले 30 सालों में सेना पर हुआ ये बड़ा हमला है। सीआरपीएफ के जवानों ने जो शहादत दी है उसे हम कभी नहीं भूल सकते। दिल्ली के पालम की तस्वीरें, वायुसेना के विमान C-17 से दिल्ली लाए गए शहीदों के पार्थिव शरीर। आज दिन में गृह मंत्री ने इन्हें श्रद्धांजलि दी थी, खुद कांधा दिया था जवानों के पार्थिव शरीर को और ये कहा था कि ये शहादत कभी भी भूली नहीं जाएगी। और आज प्रधानमंत्री ने भी साफ कर दिया कि इस मसले पर हम किस तरह से एकजुट हैं और स्थान क्या होगा, योजना क्या होगी, वो वक्त क्या होगा, ये सभी हमारे सेना के जवान तय करेंगे। उन्हें पूरी छूट दे दी गई है। पालम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश, मेरे सहयोगी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से वहां पर इस वक्त आवाजाही रोक दी गई है ट्रैफिक की, क्योंकि किसी भी वक्त पीएम पहुंच सकते हैं।
और हमारे साथ संवाददाता विशाल दहिया भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, क्या अपडेट इस वक्त हमारे पास? जी बिल्कुल अभिलाषा, देखिए इस वक्त हम सब लोग देख पा रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर जो शहीद जवान हैं उनके पार्थिव शरीर इस वक्त पालम हवाई अड्डे पर पहुंच चुके हैं। श्रीनगर से लाया गया C-17 जो एयरफोर्स का जो स्पेशल विमान है उस विमान के जरिए, और अब से थोड़ी ही देर बाद जो जानकारी है उसके मुताबिक अब से थोड़ी देर बाद खुद प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे श्रद्धांजलि देने के लिए। एक एक कर जो पार्थिव शरीर हैं शहीद जवानों के, 40 जवान जो शहीद हुए थे कल के आतंकवादी हमले में अवंतीपुरा में श्रीनगर जम्मू हाईवे पर, उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली पहुंचा दिया गया है। ये जिसे कहा जाए जिस तरह के वाकया था अभिलाषा, और जिस तरह का जिसे जो एक संज्ञा दी गई डास्टर्डली टेररिस्ट अटैक, यानी कि सबसे एक भीषण आतंकी हमला अब तक का, वो माना जा सकता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो 2001 में जब कार बम का इस्तेमाल किया गया था द्वारा, जो जम्मू कश्मीर की असेंबली है उस पर जो हमला किया था उसमें 38 लोग शहीद हुए थे। उसके बाद ये सबसे बड़ी संख्या है। हालांकि इस बीच में लगभग 18 से 19 साल में कई आतंकी हमले हुए। उरी में जो सैनिक छावनी है उस पर हमला किया गया। उसके अलावा सैनिक जो कॉन्वॉय हैं, जो अलग अलग कॉन्वॉय चलते हैं, उन पर अलग अलग तरीके से आतंकियों ने कई हमले किए। लेकिन सबसे जिसे कहा जाए घातक हमला और एक शर्मनाक तरीका जिसे कहा जा सकता है, जिसे अपनाया आतंकियों ने, खासतौर पर कार बम का जो इस्तेमाल किया, वो एक सबसे बड़ा हमला पिछले लगभग 2 दशक में ये है जम्मू कश्मीर में। जिस तरह से जो विस्फोटक से भरी हुई गाड़ी को आत्मघाती रूप से, जो एक कॉन्वॉय था CRPF का, जिसमें लगभग 70 से ज्यादा बसेस में CRPF के जो जवान थे वो जम्मू से श्रीनगर पहुंच रहे थे, और श्रीनगर से 30 किलोमीटर पहले लगभग इस हमले को अंजाम दिया गया। 40 जवान CRPF के इसमें शहीद हुए हैं, कुछ घायल भी हैं, और घायलों का जो उपचार है वो चल रहा है श्रीनगर में अलग अलग अस्पतालों में। और जो हमले की जांच की जो कार्रवाई है वो भी इस वक्त अपने पूरे चरम पर है। अब से थोड़ी देर आज दोपहर में बल्कि खुद गृह मंत्री, गृह सचिव के साथ और DG CRPF के साथ, और उसके अलावा और जो आला अधिकारी थे उनके साथ श्रीनगर में स्वयं मौजूद थे। उन्होंने जो सुरक्षा हालात है वहाँ के उसका जायजा लिया, पूरी जो ये जांच है इस हमले की उसके बारे में जानकारी ली। और उस बैठक के बाद जो कि एक हाई लेवल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर जो एक बैठक श्रीनगर में हुई, जिसमें खुद गृह मंत्री मौजूद थे, उस बैठक के बाद साफ तौर पर उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये जो इस तरह की कायराना हरकत है आतंकियों की, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। इसी तरह का बयान, और बल्कि और जिसे कहा जाए कि साफ तरीके से और सीधे तरीके से अपनी बात को सामने रखा खुद प्रधानमंत्री ने, जब आज उत्तर प्रदेश में एक जगह भाषण के दौरान उन्होंने सीधे कहा कि आतंकवादियों ने जो ये कदम उठाया है इसकी बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी, और सुरक्षा बलों को जिसे कहा जाए एक तरीके से उनके ऊपर एक छोड़ दिया गया है कि वो किस तरह से इस हमले का जवाब देना चाहते हैं। यानी कि हर तरीके से, चाहे वो जवाबी कार्रवाई जिसे कहा जाए, उसकी तैयारियां चल रही हैं। आज का सुबह लगभग 9 बजे जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो सबसे बड़ी जिसे कहा जाए डिसीजन मेकिंग बॉडी है सुरक्षा से जुड़े मामलों में, उसकी बैठक हुई, और उसके तुरंत बाद पाकिस्तान को जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा भारत ने दिया है, अभी तक दिया था, उसको विड्रॉ कर लिया गया। और उसके बाद एक एक कर जितने भी एम्बेसडर्स हैं, जितने भी एनवॉयज हैं, राजदूत हैं, जो P5 नेशंस हैं, यानी कि जो 5 बड़ी महाशक्तियां हैं, उनके जो राजदूत हैं वो, उसके अलावा जो गल्फ देश हैं उनके जो राजदूत हैं उनसे बातचीत की गई। विदेश सचिव ने बात की,
और विदेश मंत्रालय के जो बाकी आला अधिकारी थे उन्होंने बातचीत की, और यूरोप के जो बड़े देश हैं उनके राजदूतों से बात की गई। सबको अवगत कराया गया कि किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया है और किस तरह से जैसे कहा जाए जो पाकिस्तान का जो फुटप्रिंट है, यानी कि जो आतंकियों को एक मदद मुहैया कराने का जो पूरा सिलसिला चलता रहा है, वो किस तरह से एक बार फिर यहाँ सामने आया है। इन सब चीज़ों से अवगत कराया गया उनको। सीधे तौर पर दोनों तरीके से देखा जाए, डिप्लोमेटिक तरीके से भी और जो सुरक्षा को लेकर जो कदम उठाने हैं उस तरीके से भी, सरकार की तरफ से जवाबी जिसे कहा जाए कार्रवाई वो आज सुबह से ही शुरू हो चुकी है। और इस वक्त जो हम देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, लगभग अब से थोड़ी देर पहले वायुसेना के स्पेशल विमान C-17 के द्वारा 40 सीआरपीएफ के जवान हुए थे अवंतीपुरा में, आतंकी में। उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली में पालम हवाई अड्डे पर पहुंचा दिया गया है। बड़े आला अधिकारी वहां मौजूद हैं, सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे खुद श्रद्धांजलि देने के लिए, और उनके साथ रक्षा मंत्री भी होंगी। यहाँ से श्रद्धांजलि देने के बाद ये जो जवानों के पार्थिव शरीर हैं उनको उनके जो गृह नगर है या जो जहां उनका घर है वहां तक पहुंचाया जाएगा। विशाल दहिया हमारे संवाददाता आपको कल से लेकर आज तक की जो सभी घटनाक्रम है वो बता रहे थे, और जितने भी डेवलपमेंट्स इस पूरे मसले से जुड़े हुए तमाम कूटनीतिक स्तर पर और सुरक्षा के स्तर पर जो सरकार की ओर से कदम उठाए गए हैं उसके बारे में विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे। और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के पालम से, जहां वायुसेना के C-17 विमान से 40 शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उतारा गया है। और अब आप देख सकते हैं कि तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। रक्षा मंत्री पहले ही वहां मौजूद हैं और किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे श्रद्धांजलि देने के लिए। और नम आंखों से पूरा देश हमारे इन 40 जवानों को सलाम करता है, भावभीनी श्रद्धांजलि देता है। एक बार फिर रुक कर ले हम पालम का, जहां अखिलेश हमारे संवाददाता वहां लगातार बने हुए हैं। अखिलेश, क्या कुछ वहां पर तैयारियों को लेकर, क्या हम उम्मीद करें कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री वहां मौजूद होंगे और श्रद्धांजलि का कार्यक्रम शुरू होगा? हाँ, निश्चित तौर पे अभिलाषा, जिस तरीके से मैं आपको पहले भी बता रहा था कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण यहाँ पहुंच चुकी हैं, सबसे पहले पहुंचने वालों में वो थी। उसके बाद सेनाध्यक्ष बिपिन रावत, सीआरपीएफ के डीजी, और उसके अलावा मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि राहुल गांधी की भी पहुंचने की संभावना है, तो राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे पालम हवाई अड्डे पे, और प्रधानमंत्री का ही इंतजार हो रहा है। मुझे लगता है कि अभी ट्रैफिक चल रहा है थोड़े से सामान्य तरीके से। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री अभी थोड़ी देर में पहुंचेंगे, और जो भी विलंब हो रहा है वो विलंब दो कारणों से हो रहा है। एक तो यहाँ की तैयारियां पूरी हो चुकी है, और दूसरा जो रास्ता, जानती हैं कि प्रधानमंत्री को भी यहाँ सड़क रास्ते से ही आना है, चौपर से नहीं आना है। तो इसमें जब तक पूरी तैयारियां हो जाती है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आने ही वाले हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है अभिलाषा की, इस पूरे मामले की
जिस तरीके से संदेश गया है भारत की तरफ से एक संयुक्त तरीके से एक संदेश गया है कि सत्ता पक्ष सरकार और पूरी तरह जो सबसे बड़ा विपक्ष है वो दोनों ने एक साथ संदेश दिया है कि दोनों यूनाइटेड हैं। इसके अलावा कश्मीर की भी जो मुख्यधारा पार्टियां हैं उन्होंने भी इस घटना की पूरी तरह निंदा की है और इसके अलावा किसी भी पार्टी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे कि आतंकवादियों को कोई प्रोत्साहन मिले या विदेश में कोई ऐसा संदेश जाए कि इसमें राजनीतिक विभाजन है। तो यह जो शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि इसे ही कहते हैं कि उन्होंने जिस मकसद से जिस जज्बे के साथ वे देश की रक्षा कर रहे थे, जिस जज्बे के साथ वे देश की सेवा में लगे हुए थे, खराब मौसम के बावजूद पूरे सड़क पे बर्फ था और उस बर्फ के बावजूद उन्हें चूंकि अपने ड्यूटी पे जाना था जम्मू से श्रीनगर, उस बर्फ के रास्ते पे भी वो कारवां जा रहा था, 70 बसों का कारवां, और उसके बाद भी कहीं अचानक जिस बात का कोई इल्हाम नहीं था, ऐसे में आतंकवादियों ने हमला किया और उसके बाद कोई राजनीतिक विभाजन देश में नहीं पैदा होता है। तो यह उस जज्बे को सलामी एक तरीके से दिया है भारत की राजनीति ने और भारत के लोगों ने भी। कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे लगे कि कोई विभाजन है। तो यह एक बहुत बड़ा जज्बा है और उस जज्बे की ही परिणति होगी जब यहाँ प्रधानमंत्री और विपक्ष के जो कांग्रेस के अध्यक्ष है वो भी साथ में मौजूद रहेंगे श्रद्धांजलि देने के लिए। उसके बाद जब यहाँ से उनके शव उनके गांव में जाएंगे, उनके शहर या मोहल्ले में जाएंगे, वहां भी लोग, वहां का स्थानीय प्रशासन संभवतः अगर वहां पहुंच सके तो उस राज्य की सरकार का कोई मंत्री, अगर संभव हो तो मुख्यमंत्री, और उस इलाके की पूरी जनता वहां मौजूद होगी और वो भी उस जज्बे को सलाम करेगी। तो यह जो एक जज्बा इस देश में और इस तरह की शहादत के बाद जो दिखेगा, मुझे लगता है कि यह जो आतंकवादियों के जो मंसूबे थे उस मंसूबे को पहली हार इसी से मिलेगी। क्योंकि पाकिस्तान और उसके द्वारा जो पोषित आतंकवादी हैं उनका हमेशा प्रयास रही रहता है कि एक तरफ हिंसा को जन्म दो और दूसरी तरफ देश में विभाजन ऐसा पैदा करो ताकि एक दूसरे से लोग लड़ें। तो दोनों में से कोई काम नहीं हो पा रहा है, दोनों में से कोई उनके मंसूबे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने एक वारदात को अंजाम दिया, लेकिन उस वारदात के बाद जो एक रिजॉल्व जा रहा है, एक राजनीतिक जो एक संकल्प जा रहा है पूरी दुनिया में, और उसी राजनीतिक संकल्प की परिणति थी कि आज विदेश मंत्रालय ने भी सभी जो बड़े देश हैं उन बड़े देशों के राजदूतों को बुलाकर भी अपनी तरफ से एक संदेश दिया। उन्होंने यह बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान ने इस घटना को अंजाम दिया है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान को अगर अलग था नहीं किया गया, उसके जो आतंकवादियों को शरण देने की जो पूरी रणनीति है, जो उसके राज्य के पूरे डिप्लोमेसी की एक अहम हिस्सा है आतंकवाद, जिसके माध्यम से वो ब्लैकमेल भी करता है कई देशों के साथ और ब्लैकमेल का शिकार अमेरिका जैसा भी देश हुआ है। तो इस सारे बातों की चेतावनी दी गई है और मुझे लगता है कि जो प्रयास यह है कि आतंकवाद के खिलाफ जो राजनयिक तौर पे जो भारत लड़ाई लड़ रहा है उस लड़ाई में और तेजी होगी और संयुक्त राष्ट्र में भी जो एक प्रस्ताव पड़ा हुआ है उस प्रस्ताव पर भी भारत लगातार सहमति बनाने की कोशिश करेगा। और इसीलिए आज जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो 5 सदस्य देश हैं, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और चीन, उन 5 देशों के राजदूतों को भी अलग से बुलाकर विदेश सचिव विजय गोखले ने बात की और उन्हें भी यह बताया। और इसके अलावा हमें यह भी पता चला कि जो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उन्होंने भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को फोन किया खुद ही अपनी तरफ से, और उन्होंने न सिर्फ आतंकवादी कार्रवाई की निंदा की, उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्रवाई को जिसने भी अंजाम दिया है उसको सजा मिलनी चाहिए और उसको सजा दिलाने में अमेरिका की जो भी मदद हो सकती है उस मदद की पेशकश उन्होंने की। और इसके बाद हमें यह भी पता चला कि चीन के विदेश मंत्री ने, सुषमा स्वराज, हमारी जो विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज, उन्हें एक अलग से पत्र लिखा और उन्होंने पत्र लिखकर अपनी तरफ से इस घटना के प्रति पूरी संवेदना जताई, उन्होंने पूरी निंदा की और उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी तरीके से आतंकवाद के किसी भी तरीके की का समर्थन नहीं किया जा सकता है, उनकी इसने पूरी भर्त्सना की। तो यह जो एक संदेश पूरी दुनिया ने भी दिया है अभी भारत को, और भारत ने जिस तरह की सक्रियता दिखाई है, मुझे लगता है अभिलाषा की यह जो एक संदेश जो गया है उसे ने
ही आतंकवादियों का जो पहला मंसूबा था उसे परास्त कर दिया है। अब कल जो स्थितियां थी कि कल पाकिस्तान के अंदर से भी एक नर्वसनेस की स्थिति दिखाई पड़ रही थी। 2 बयान आया पाकिस्तान की तरफ से, एक बयान आया, ड्राफ्ट आया, उस ड्राफ्ट को दिखाया, हमें पता चला कि उस ड्राफ्ट को उन्होंने रिलीज किया है। उसके बाद उन्होंने फिर दूसरा ड्राफ्ट रिलीज किया, अपना वो बचाव करते नजर आए। तो सबूत मांग रहे थे, तो पुराना जो अंदाज है पाकिस्तान का सबूत मांगने का, घटना को अंजाम दो उसके बाद सबूत मांगो, और सबूत जब दो तो उसको सबूत को ना मानो। तो यह जो पूरी उनकी रणनीति है, इस पूरी रणनीति का पर्दाफाश करने के लिए भारत ने एक समझिए कि अपनी तरफ से पूरा प्रयास शुरू किया है, और इस प्रयास में दुनिया के सभी देशों को, यहाँ तक कि खाड़ी देशों को भी इसमें शामिल किया गया है। खाड़ी देशों के भी जो बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहें। और आइए रुक कर लेते हैं विशाल का। विशाल, वो पल आ गया जब अब एक एक करके भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है हमारे 40 शहीद जवानों को। जी बिल्कुल, जैसे कि हम सब देख पा रहे हैं अपनी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, जो आला अधिकारी हैं, बड़े अफसर जो मौजूद हैं वहां पर, अलग अलग जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके आला अधिकारी एक एक कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं शहीद जवानों को। और अब से ठीक थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी पहुंचेंगे। इसके अलावा जो सेना प्रमुख हैं वो भी मौजूद रहेंगे वहां पे, और जो 40 जवान भारत के जो शहीद हुए हैं कल के आतंकी हमले में, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इनके पार्थिव शरीर अब से थोड़ी देर पहले, जैसा कि हम देख रहे हैं, C-17 विमान से श्रीनगर से पालम लाए गए थे। एक नजर अगर डालें उस लिस्ट पर भी अभिलाषा, जो ये 40 जवान हैं, ये ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर राज्य से थे या किसी एक पर्टिकुलर जगह से थे। वो जो एक फोर्सेस में, यानी कि हमारी जो सुरक्षा बल हैं, उनमें जो एक आपसी जुड़ाव रहता है, एक जो छोटा भारत यानी कि मिनी इंडिया जो देखने को मिलता है हर टुकड़ी में, वो उस पर उसकी एक झलक दिखाई देती है। क्योंकि मैं आपसे थोड़ी देर पहले उस जो लिस्ट है हमारे जो 40 जवान शहीद हुए हैं उस पर एक नजर डाल रहा था, तो उस लिस्ट के मुताबिक उन 40 में से 2 जवान महाराष्ट्र से हैं, 12 जवान उत्तर प्रदेश से हैं, 1 मध्य प्रदेश से हैं, 2 बिहार से हैं, 2 उत्तराखंड से हैं, 5 राजस्थान से हैं, 1 केरल से हैं, 2 उड़ीसा से हैं, 1 झारखंड, 1 हिमाचल प्रदेश से हैं, पंजाब से 4 हैं, जम्मू कश्मीर जहां ये जिस हमले को अंजाम दिया गया श्रीनगर से 30 किलोमीटर दूर, 1 जवान वहां से भी हैं, तमिलनाडु से 2 हैं, कर्नाटक से 1 हैं, आसाम से 1 हैं, और पश्चिम बंगाल से 2 जवान हैं जो कि इस हमले में शहीद हुए हैं। तो एक जो मिलता है, आभास जो मिलता है वो ये है अभिलाषा के पूरे देश से जो नौजवान हैं वो मौजूद थे इन सुरक्षा बलों के तौर पर, CRPF के जवान के तौर पर अपनी जो ड्यूटी है उसे निभाने के लिए। और जो खबर जिस तरह की कल भी आई थी और जिसे आज सरकार की तरफ से भी पुख्ता किया गया, वो ये कि लगभग 6 दिन से ये सभी जवान जम्मू में मौजूद थे। इनमें से कुछ अपनी छुट्टी से वापस आए थे, कुछ अपने जो ट्रेनिंग, जिसे एक शॉर्ट ट्रेनिंग कहा जाता है, जिसके लिए भेजा जाता है जवानों को, उससे वापस आए थे। और इनको अपने अपने जो कैंप है जहां पर इनकी ड्यूटी है वहां इनको जाना था, लेकिन लगभग 6 दिन से जो भारी बर्फबारी हो रही थी पूरे उत्तर भारत में और खासतौर पे जम्मू कश्मीर में, उसके चलते जो जम्मू श्रीनगर हाईवे है उस पर जो यातायात है वो बाधित था। और 6 दिन बाद जब खोला गया उस हाईवे को ट्रैफिक के लिए, तो उस वक्त लगभग 75 से ज्यादा बसों में 2500 से ज्यादा जो जवान थे CRPF के, वो अपने अपने जो जहां इनकी ड्यूटी थी, जहां इनको तैनात किया गया था, वहां ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए वो एक एक कर उस काफिले से निकले। और श्रीनगर से लगभग 30 किलोमीटर पहले अवंतीपुरा के पास ये आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, एक कार बम के द्वारा।
और इसकी पुष्टि अब आधिकारिक रूप से भी की जा चुकी है कि जैश-ए-मोहम्मद का वो आतंकवादी था जिसने इस घटना को अंजाम दिया। और जैश-ए-मोहम्मद पर एक और उसकी जो मोडस ऑपरेंडाई है उस पर अगर एक नजर डालें तो एक साफ पता चलता है कि जिस तरह की बर्बर जो हमला है उसको अंजाम दिया गया, वो उस तरह की मोडस ऑपरेंडाई जैश-ए-मोहम्मद की लगभग हर हमले में रहती है। इससे पहले भी जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने कई बार जो सुरक्षा बलों के जो टुकड़ियां हैं उन पर फायरिंग की थी। पिछले कई सालों में कई 2 या 3 हमलों को अंजाम दे चुके हैं। और अगर एक नुकसान के तौर पर देखा जाए या फिर जिस तरह से जिस बर्बरता से और जितने एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करके इस हमले को अंजाम दिया गया, उस लिहाज से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में ये पिछले लगभग 20 साल में सबसे बड़ा हमला कहा जा सकता है, क्योंकि 2001 में श्रीनगर में जो विधानसभा है वहां पर 2001 में एक इसी तरह से एक कार बम से एक आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था। कार में एक्सप्लोजिव्स भर के आतंकियों ने विधानसभा जो श्रीनगर में है उसके गेट को क्रैश करने की कोशिश की थी और वहां मौजूद लोगों में से 38 लोग मारे गए थे। तो 38 उस वक्त का आंकड़ा था। इस वक्त 40 जवान हमारे शहीद हुए हैं कल के हमले में। और जिस तरह से कोशिश की गई थी कि और ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए, हालांकि वो मंसूबों में कामयाब नहीं हुए आतंकी। और जो इसके बाद जैसे कि अखिलेश कह रहे थे मेरे सहयोगी के एक राजनीतिक दलों से जिस तरह का जो रिस्पांस जो आया है उसे भी काबिल तारीफ कहा जा सकता है। अलग अलग दलों से, अलग अलग राजनीतिक दलों से, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे वो जो सरकार है उसमें शामिल हों, सबकी तरफ से एकजुटता का संदेश आया है। सबने अपना समर्थन दिया है सरकार को और कहा है कि सरकार जो फैसला लेगी वो उसके साथ रहेंगे, सुरक्षा बलों के साथ रहेंगे। और सरकार की तरफ से कई बयान आए हैं पिछले लगभग 24 घंटे में, और उन सभी बयानों में एक जिसे कहा जाए कॉमन थ्रेड जो है वो ये है कि ये जो बलिदान है इसे जाया नहीं जाने दिया जाएगा, यानी कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और वो बयान अलग अलग तरीके से आए हैं, अलग अलग जैसे कहा जाए कि अलग अलग तरीके से ये जो जवाबी कार्रवाई है भारत की तरफ से इसकी शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहली शुरुआत आज सुबह हुई जब 9 बजे जो CCS की बैठक हुई, उसके तुरंत बाद वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री ने बाहर निकलकर बताया कि भारत ने पाकिस्तान को जो MFN का दर्जा दिया था, यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन, आर्थिक जिसे कहा जाए पहलू से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो था वो विड्रॉ कर लिया गया, आज उसे वापस ले लिया गया। उसके बाद एक एक कर पूरे दिन जो विदेश सचिव हैं और विदेश मंत्रालय के जो आला अधिकारी हैं वो एक एक कर जो सभी देशों के जो यहाँ पर राजदूत हैं उनसे बातचीत करने में व्यस्त रहे। खासतौर पर वो सभी बड़े देश, चाहे उसमें अमेरिका हो, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, और इसके अलावा जो खाड़ी देश हैं उनके भी जो राजदूत से उनसे भी मुलाकात की गई और उन सबको वो सब जानकारियां दी गई जो इस वक्त हमारी सुरक्षा एजेंसियों और जांच एजेंसियों के पास मौजूद है कल का जो ये आतंकी हमला था इसको लेकर। और ये जानकारी इस लिहाज से दी गई ताकि उनको भी ये मालूम पड़े कि किस तरह से इस आतंकी हमले के पीछे और इस आतंकी हमले को जिस संगठन ने अंजाम दिया है जैश-ए-मोहम्मद, उसके पीछे किस तरह से पाकिस्तान का हाथ है, किस तरह से पूरा समर्थन मिलता रहा है पाकिस्तान की तरफ से जैश-ए-मोहम्मद को। और खासतौर पे जो जैश-ए-मोहम्मद का जो सरगना है मौलाना मसूद अजहर, उसको किस तरह से पाकिस्तान में संरक्षण मिलता रहा है और सहयोग मिलता रहा है। तो ये सब जानकारियां पूरे जो जिसे कहा जाए वर्ल्ड कम्युनिटी जो है, सभी देशों के जो राजदूत यहाँ हैं उनको दी गई। और उसके अलावा जो जांच एजेंसियां हैं इस दौरान उन्होंने अपना काम
मुस्तैदी से किया, जो पूरा ये वाकया था इसको किस तरह से अंजाम दिया गया, क्या मोडस ऑपरेंडाई रही, किस तरह के और मॉड्यूल क्या वहां इस वक्त काम कर रहे हैं, या फिर किस तरह का समर्थन इन आतंकियों को मिला, उन सब पर जांच एजेंसियों ने अपनी कड़ी नजर रखी। पिछले 24 घंटों में एनआईए की एक टीम पहुंच चुकी थी श्रीनगर। लगभग 1 दर्जन एनआईए के अधिकारी वहां मौजूद थे। जो लोकल पुलिस है और जो जांच एजेंसियां वहां मौजूद हैं, उन सबको सहयोग करने के लिए कि किस तरह से इस जांच को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। तो ये सब लगभग पिछले 24 घंटे से, जिसे कहा जाए कि हर मायने में और हर पहलू से जो पूरा भारत का जो जवाब है वो दिया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री की तरफ से आज जो बयान आया उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की जिसे कहा जाए सोच या किस तरह की बातचीत और किस तरह की रणनीति पर काम हो रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने बयान में साफ कहा कि जिन आतंकियों ने और जिन आतंकवादी संगठनों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उनसे बहुत बड़ी भूल हुई है, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। और आज जब खुद गृह मंत्री श्रीनगर में मौजूद थे, उन्होंने जो सुरक्षा इंतजाम है वहां पर उनका जब जायजा लिया, सभी आला अधिकारी वहां मौजूद थे, चाहे वो सीआरपीएफ के हों या आर्मी के हों, और लोकल पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। और उस बैठक के बाद बाहर निकलकर उन्होंने भी जो बयान दिया, उससे भी ये साफ अंदाजा लगता है कि जो सरकारी मशीनरी है, चाहे वो सुरक्षा बल हों, चाहे वो जांच एजेंसियां हों या फिर विदेश मंत्रालय के अधिकारी हों, वो सब अपने काम में मुस्तैदी से जुटे हुए हैं ताकि इस आतंकी हमले का जवाब हर तरीके से दिया जा सके। और इस बीच इस वक्त हम अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो श्रद्धांजलि देने का सिलसिला है वो पालम एयरपोर्ट पर एक एक कर जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े आला अधिकारी हैं, वो अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इस वक्त सेना प्रमुख बिपिन रावत वहां पहुंच चुके हैं जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। 40 जवान सीआरपीएफ के शहीद हुए थे कल के इस हमले में। श्रीनगर से 30 किलोमीटर दूर अवंतीपुरा के पास जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जब सीआरपीएफ का कॉन्वॉय श्रीनगर पहुंच रहा था, तो उस वक्त एक आत्मघाती हमला किया गया उस कॉन्वॉय पर। विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी सीधे उस कॉन्वॉय से टकराई गई और उस हमले में 40 जवान सीआरपीएफ के शहीद हुए। अब से थोड़ी देर पहले वायुसेना का स्पेशल विमान C-17 इन 40 जवानों के पार्थिव शरीर के साथ पालम एयरपोर्ट पहुंचा है। और इस वक्त नेवी प्रमुख सुनील लांबा ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की इन जवानों को। इससे पहले आर्मी चीफ बिपिन रावत और अब इस वक्त एयरफोर्स के प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन जाबाजों को जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर की। इस आतंकी हमले में 40 जवान सीआरपीएफ के शहीद हुए। बहुत ही भावुक पल न केवल वहां पर मौजूद सेना के जवानों और आला अधिकारियों के लिए, बल्कि एक आम हिंदुस्तानी के लिए भी। जिस तरह से, जिस बर्बरता से इस घटना को अंजाम दिया गया,
आप तस्वीरों में देख सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंच चुके हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। इससे पहले सेनाध्यक्षों ने श्रद्धांजलि दी और अब विपक्षी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। और जैसा कि ये भावपूर्ण पल आज सुबह उन्होंने अपनी बातों में ये झलका दिया था, ये साफ कर दिया था कि इस घड़ी में सेना और उनके परिवार के लोगों के साथ हैं, शहीद जवानों के परिवार के साथ हैं और सरकार के साथ हैं। और तस्वीर में अब आप देख सकते हैं राज्यवर्धन राठौड़ पहुंचे हैं। एक एक करके मंत्रियों के आने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। इससे पहले उन्होंने श्रद्धांजलि दी। और रक्षा मंत्री पहुंच चुकी हैं वहां पर, वो भी श्रद्धांजलि देंगी थोड़ी ही देर में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी पल पहुंचेंगे श्रद्धांजलि देने के लिए। श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू हो गया थोड़ी देर पहले। जैसा कि मेरे सहयोगी विशाल आपको बता रहे थे कि ये भावपूर्ण पल है और इस पल को नहीं भूला जा सकता। ये देश याद रखेगा क्योंकि आतंकवादियों को उनके इस कायराना हरकत का जवाब देना है। अखिलेश का रुख कर लेते हैं, वो मौके पर मौजूद हैं। अखिलेश, एक एक करके सभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जानना चाहेंगे आपसे कि पीएम क्या पहुंच चुके हैं? पीएम अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन पीएम के पहुंचने के आगाज मिलने शुरू हो गए हैं। आप मेरे पीछे देख रही हैं, ये गेट यहाँ जो भी सुरक्षा कर्मी हैं वो तैनात हैं और किसी भी क्षण पीएम पहुंच सकते हैं। मेरे पीछे जो तस्वीर है, ट्रैफिक को तेजी से निकाला जा रहा है। इसके बाद जो ट्रैफिक रुकेगी, मुझे लगता है कि शायद उसमें पीएम आएंगे। लेकिन इसके पहले, जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था आपको अभिलाषा, के कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी भी यहां आने वाले हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी यहां पहुंच भी चुके। तो यह जो एक मैसेज है, यह जो एक संदेश है, जो पालम से शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ यह जो संदेश है कि देश का सत्ताधारी दल और देश का प्रमुख विपक्षी दल, वो दोनों एक साथ मिलकर शहीदों के यह जो बलिदान है, इस बलिदान को वे एक ताकत में बदलना चाहते हैं। और यह ताकत जो होगी वो किसी एक दल की ताकत नहीं, बल्कि यह पूरे राष्ट्र की ताकत होगी और देश के जवानों के उस जज्बे की ताकत होगी, जिस जज्बे के साथ वे देश के सीमा की रक्षा करते हैं और देश के अंदर भी कानून और व्यवस्था और अपराधियों और देश के अंदर जो छुपे हुए आतंकवादी कभी कभी आ जाते हैं, उनके खिलाफ भी वो कार्रवाइयां करते हैं। तो यह जो एक जज्बा है, यह जज्बा अब यहाँ पालम हवाई अड्डे से जो संदेश जाएगा वही संदेश जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बीजेपी के सभी सांसदों को भी निर्देश दिया है और जो वहाँ एमएलए हैं उनको भी निर्देश दिया है। इसके अलावा वहाँ मुख्यमंत्री को भी निर्देश है कि जहाँ जहाँ जिस गांव या मोहल्ले में जहाँ जहाँ भी इन सैनिकों के शव जाएं, वहाँ वे लोग मौजूद रहें, उनके स्वागत के लिए, उनको अंतिम सलामी देने के लिए। और एक तरीके से इन शहीदों का एक इस तरीके से सम्मानजनक तरीके से विदाई हो, ताकि स्थानीय जनता भी याद रखे कि किस तरीके से शहीद उनके गांव का बेटा जिस तरीके से उन्होंने बलिदान दिया
उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और उसने एक देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए महान कार्य में वो लगे हुए थे और इसमें उन्होंने अपने प्राण की आहुति दी। इसी संदेश को देने के लिए उन्होंने यह निर्देश दिया है कि जो बीजेपी के सांसद हैं या जो भी हैं, मुख्यमंत्री हैं। जी बिल्कुल अखिलेश, और हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, थोड़ी देर में पीएम पहुंच जाएंगे। इससे पहले तीनों सेना अध्यक्षों ने श्रद्धांजलि दी, उसके बाद राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने श्रद्धांजलि दी और अब माना जा रहा है कि किसी भी पल पीएम पहुंच सकते हैं। रक्षा मंत्री शायद उन्हीं का इंतजार कर रही हैं क्योंकि वो पहले से वहां मौजूद हैं, पहुंच चुकी हैं और दोनों ही श्रद्धांजलि देंगे। जैसा कि अखिलेश ने हमें दिखाया कि अब ट्रैफिक को बहुत जल्द ही वहां से क्लियर किया जा रहा है, किसी भी वक्त प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद श्रद्धांजलि दी जाएगी उनको। थोड़ी देर पहले ही हमने आपको दिखाया था किस तरह से वायु विमान C-17 से सभी पुलवामा के जो 40 पुलवामा आतंकी हमले में जो 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं, उनके पार्थिव शरीर को उतारा गया। सारी तैयारियां होने के बाद सभी लोगों ने एक एक करके श्रद्धांजलि दी है। और जो सबसे बड़ी बात, थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी विशाल कह रहे थे कि एक भारत कैसे बसता है हमारे सेना की टुकड़ियों में, हर टुकड़ी में, वो महसूस उन्होंने किया जब पूरी लिस्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें भारत के हर कोने से, हर राज्य से कोई ना कोई जवान है। तो जाहिर तौर पर ये वक्त है कि हम एक साथ खड़े हैं और ये तस्वीरें भी यही बयां कर रही हैं। आज सुबह से ही राजनीतिक पार्टी, प्रमुख विपक्षी दल, हर किसी की ओर से यही बयान सामने आ रहा है कि हम एक साथ खड़े हैं हमारे जवानों के साथ, उनके परिवार के साथ इस शोकाकुल माहौल में। और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार न सिर्फ हमारी सेना के साथ खड़ी है, उनके हौसले को बढ़ा रही है, बल्कि जो विपक्षी दल हैं वो भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। कल जो सर्वदलीय बैठक होगी उसके बाद ये कहा जा सकता है कि उसमें कुछ बड़े फैसले और भी लिए जाएंगे। आज ही हमने देखा कि सरकार पूरे एक्शन में नजर आई, ना सिर्फ कूटनीतिक स्तर पे बल्कि सुरक्षा के स्तर पे एक दिशा निर्देश भी दे दिया गया कि कॉन्वॉय जब हमारे सेना के किसी भी टुकड़े की गुजरेगी तो वहां से सिविलियंस को नहीं गुजरने दिया जाएगा, उन्हें इंतजार करना होगा सेना के कॉन्वॉय के गुजरने की, उसके बाद ही उन्हें गुजरने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से सुरक्षा के लिहाज से हमें किन बातों का ख्याल रखना है उसे लेकर भी आज जितने भी हाई लेवल मीटिंग्स हुए, गृहमंत्री ने जो बैठकें की, उसके बाद ये तमाम बातें सामने आई हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंच चुके हैं श्रद्धांजलि देने के लिए जवानों को। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देश के 40 वीर सपूतों के शहादत को नमन करते हुए और देखिए निर्मला सीतारमण देश की रक्षा मंत्री और उनके आगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह दोनों पहुंच चुके हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। रक्षा मंत्री पहले ही पहुंच चुकी थी, लेकिन गृह मंत्री के साथ वो इस वक्त आ रही हैं जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए। आज सुबह ही
बड़गाम में मौजूद थे गृह मंत्री। वहां उन्होंने श्रद्धांजलि दी, कांधा दिया शहीदों के पार्थिव शरीर को। अब यहां दिल्ली में भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। विशाल मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, जो आपने एक बात कही थी कि देश इस वक्त इस भावपूर्ण पल को महसूस कर रहा है और सभी विपक्ष और सत्ता दल के नेता सभी लोग मौजूद हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस वक्त श्रद्धांजलि दी और अब देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण आगे बढ़ रही हैं सीआरपीएफ के 40 शहीदों, वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए। विशाल, ये तस्वीरें ना सिर्फ देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी हमेशा जहन में याद रखने वाली तस्वीरें हैं कि आतंक को इस तरह का कारनामा करने का मौका नहीं मिलना चाहिए, इस तरह की कारस्तानी करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा अभिलाषा। और ये वो तस्वीरें हैं जिनसे जो ये याद दिलाती रहेंगी कि किस तरह से जो आतंक का जो विभत्स चेहरा है वो क्या होता है और उससे क्या नुकसान होता है, किस तरह से वो चोट पहुंचाता है और उस वार का जवाब किस तरह से देना जरूरी है। बड़े सब आला अफसर मौजूद हैं, बड़े आला नेता मौजूद हैं इस वक्त वहां पर। सभी एक सुर में कल से बोल रहे हैं, सभी राजनेता। ये एक संदेश, एक जिसे कहा जाए एकजुटता का, वो सभी देशवासियों को और न केवल देशवासियों को बल्कि पूरे विश्व को भारत की तरफ से ये गया है कि इस मौके पर, इस घड़ी में सब भारतवासी एक साथ हैं, एकजुट हैं और एकजुटता से इस बर्बरता का जवाब दिया जाएगा, इस आतंकी हमले का जवाब दिया जाएगा। इस वक्त हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी। ये सब राजनेता वहां मौजूद हैं। इसके अलावा तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्ष, इन सभी ने जो शहीद जवान हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस वक्त इंतजार प्रधानमंत्री का, खुद प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर बाद यहां पहुंचेंगे आलम हवाई अड्डे पर, जहां आपसे लगभग 1-1.5 घंटे पहले वो जो 40 जवान शहीद हुए कल सीआरपीएफ के जो अवंतीपुरा में आतंकी हमला था, उसमें उनके पार्थिव शरीर को वायुसेना के स्पेशल विमान C-17 के द्वारा आज शाम श्रीनगर से दिल्ली पहुंचाया गया। आलम हवाई अड्डे पर इस वक्त देख पा रहे हैं आप 39 जाबाजों की याद अलग अलग तरीके से सब लोग उनको याद कर रहे हैं। और एक जो मैं अभिलाषा जैसे पहले आपको बता रहा था कि एक जो मिनी हिंदुस्तान या एक जो भारत की परिभाषा है कि सब अलग अलग राज्य से जरूर हैं, सब शायद अलग अलग भाषा जरूर बोलते होंगे, अलग अलग जिसे कहा जाए तरीका भी जरूर होगा चीजों को करने का, किसी काम को करने का, या किसी मुद्दे पर राय भी अलग हो सकती है, लेकिन सब एकजुट हैं। और वो एकजुटता सबसे ज्यादा जहां दिखाई देती है वो है सुरक्षा बल, चाहे वो तीनों सेनाएं हों या जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो, या फिर जो हमारे अलग अलग राज्यों के पुलिस बल हैं वो भी। और जिस तरह से
इस आतंकी हमले को कल अंजाम दिया गया था। मंसूबे आतंकवादियों के यही थे कि ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाई जाए और नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन 40 जवान हमारे शहीद जरूर हुए, लेकिन आतंकियों के जो मंसूबे थे उनको कामयाब नहीं होने देने की जो प्रक्रिया है, जिसे कहा जाए जवाब देने की जो प्रक्रिया है, वो पिछले 24 घंटे में अलग अलग तरीके से उस पर काम किया जा रहा है। डिप्लोमेटिक तरीके से क्या जवाब देना है, सुरक्षा एजेंसियों की जो तैयारियां हैं उस तरीके से क्या जवाब देना है, किस तरह से और किस मौके पर, और जो हमला हुआ था उसमें क्या मोडस ऑपरेंडाई थी, किस तरह से उसको अंजाम दिया गया और किस तरह से उनको आतंकियों को समर्थन मिला सीमा पार से, उस सब की जो जांच है उसमें सभी जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं और इन सब चीजों पर एक साथ काम हो रहा है ताकि एक न केवल देशवासियों को बल्कि पूरे विश्व को ये पता चले कि ऐसे मौके पर सभी हिंदुस्तानी न केवल एक साथ हैं, एकजुट हैं, बल्कि इस तरह की जो बर्बर हरकतें होंगी, इस तरह के जो आतंकी हमले होंगे, उनका एकजुटता से जवाब दिया जाएगा। कोई आतंकी संगठन या कोई आतंकवादी या उनका समर्थन करने वाले, चाहे वो सीमा पार भी मौजूद क्यों न हो, वो बच के नहीं निकल पाएंगे। इस तरह के बयान सीधे तौर पर जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ से आया। आज उत्तर प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकी संगठनों को सीधे चेतावनी दी कि जिस तरह का हमला उन्होंने किया है, जो काम उन्होंने किया है कल, वो एक बहुत बड़ी भूल है और उस भूल की कीमत उनको बहुत जल्द चुकानी पड़ेगी। तो ये एक सीधे तौर पर इंडिकेशन थी कि माकूल जवाब दिया जाएगा। इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों को, जिसे कहा जाए, तैयार होने के लिए या जिस तरह की तैयारियों की जरूरत है उसके लिए कहा गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पालम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद वो जो हमारे 40 जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आप देख पा रहे हैं हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, सूचना प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी, ये सब राजनेता मौजूद हैं। इसके अलावा सभी आला अधिकारी, तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्ष और बाकी जो और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के बड़े अफसर, सब इस वक्त यहां मौजूद हैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उन 40 जाबाजों को जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की। और जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया था जैश ए मोहम्मद की तरफ से, और आधिकारिक रूप से भी हमले के कुछ घंटे बाद ही खुद गृह मंत्री की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई थी कि जैश ए मोहम्मद
इस आतंकी हमले के पीछे है। उस आतंकी संगठन के ही वो लोग थे जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। जैश ए मोहम्मद को सीधे तौर पर सीमा पार से समर्थन प्राप्त है, ये कोई छुपी जानकारी नहीं है और भारत इस बात को कई बार दोहरा चुका है। कई इंटरनेशनल फोरम्स पर दोहरा चुका है। इस बात के सबूत दिए जा चुके हैं पाकिस्तान को कि किस तरह से उसकी सरजमी से आतंकियों को समर्थन मिलता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, पैसा, हथियार। और इस तरह की जो कार्रवाई है पाकिस्तान की सरजमी से, उसको हर हाल में रोकना होगा। इस बात को भारत की तरफ से बार बार दोहराया गया है और ये जो हमला हुआ जैश ए मोहम्मद की तरफ से, इस संगठन का जो सरगना है मसूद अजहर, वो पाकिस्तान में मौजूद है, वो सबको मालूम है। और उसके लिए किस तरह से पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सके, पाकिस्तान को किस तरह से अलग थलग किया जा सके, वो पूरी कार्रवाई आज सुबह से चली। डिप्लोमेटिक चैनल्स इस्तेमाल किए गए। सभी तो जैसा कि आपने अभी बताया था कि पीएम पहुंच चुके हैं पालम, रुक कर लेते हैं अखिलेश का जो वहां पालम में मौजूद हैं। अखिलेश, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, पीएम का काफिला पहुंच गया है वहां पर, किसी भी वक्त अंदर आएंगे वो श्रद्धांजलि देने? अभी जस्ट 1 मिनट पहले पीएम यहां से अंदर गए हैं। पीएम का पूरा काफिला अंदर गया है और वहां पहुंचने में उन्हें 1 मिनट और लगेंगे। तो प्रधानमंत्री जिनका लंबे समय से इंतजार हो रहा था, जब तक इस बीच में सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी और प्रधानमंत्री के आने के पहले यहाँ राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल दोनों पहुंच चुके हैं। उसके अलावा तीनों सेना के जो सेनाध्यक्ष हैं वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौर भी पहुंचे हैं। तो आप समझिए कि प्रधानमंत्री यहाँ से एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश को भी और पूरी दुनिया को भी कि ये जो शहीद हुए हैं, पाकिस्तान ने जिस तरह का नापाक हरकत किया है, उस नापाक हरकत का राजनीतिक तौर पे एकजुटता से जवाब दे रहा है देश के अंदर और सीमा पर भी इसका जवाब एकजुटता के साथ दिया जाएगा। तो अभी प्रधानमंत्री अंदर गए हैं और प्रधानमंत्री के जाने के बाद श्रद्धांजलि की कार्रवाई प्रधानमंत्री पूरी करेंगे और यहाँ से उसके बाद यहाँ से सजी हुई गाड़ियों में उनके शव ले जाए जाएंगे। यहाँ से जो 100 ट्रक से ले जाने लायक हैं उन्हें ट्रक से ले जाया जाएगा। कुछ शवों को हवाई जहाज से ले जाना है वहाँ उनके गंतव्य स्थान पे। और जिस तरीके से आपने देखा, विशाल बता रहे थे कि कई राज्यों के उसमें हमारे सैनिक शहीद हुए हैं। बिल्कुल अखिलेश, और दूर अंदर आ रहे हैं वो और पीएम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उन्हीं का इंतजार हो रहा था। सभी लोग शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद उनका इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं सीआरपीएफ के 40 शहीद जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए।
पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। परिक्रमा की हाथ जोड़े हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए जवानों के पार्थिव शरीर की, और अब उनका काफिला निकल चुका है। उनके पीछे ही बाकी जितने लोग उनसे पहले श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सभी उनके साथ ही निकल चुके हैं। और जैसा कि मेरे सहयोगी अखिलेश बता रहे थे कि श्रद्धांजलि देने के बाद सभी जवानों के पार्थिव शरीर को उनके
गृह स्थान के लिए भेजा जाएगा। उसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। और ये आज के पालम स्थित श्रद्धांजलि कार्यक्रम की तस्वीरें, थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हम आपको एक बार फिर दिखा रहे हैं, जब तीनों सेनाध्यक्षों ने श्रद्धांजलि दी। और ये तस्वीर जब पीएम पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि दी। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के हमारे जवानों को आज दिल्ली में श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद इन सभी शहीदों के पार्थिव शरीर को इनके गृह राज्य के लिए रवाना कर दिया जाएगा। परिवारों को सुपुर्द किया जाएगा ताकि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार का कार्यक्रम हो। और ये वो तस्वीर जब पीएम ने परिक्रमा की हमारे जवानों के पार्थिव शरीर की। हाथ जोड़े, बेहद शोकाकुल और भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए पीएम आगे बढ़े और सीआरपीएफ के हमारे 40 जाबाज जवानों के पार्थिव शरीर की उन्होंने पूरी परिक्रमा की। और आइए एक बार फिर हम रुक कर लें पालम का, जहां मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन मौजूद हैं। अखिलेश जी, इससे पहले जब हम आपसे चर्चा कर रहे थे, इसके बाद क्या कार्यक्रम है वो आपसे जानना चाहेंगे। आज पीएम ने और सभी लोगों ने श्रद्धांजलि दे दी है, इसके आगे क्या कार्यक्रम है? देखिए, इसके बाद अभी जहां ट्रक से जाया जा सकता है, ट्रक यहां लगे हुए हैं, ट्रक पे फूल मालाएं लगी हुई हैं। उन ट्रकों के माध्यम से जो अभी यहां से ले जाया जा सकता है, जिनको सड़क के रास्ते से, उन्हें सड़क के रास्ते से ले जाया जाएगा। और जो यहां से दूर हैं, दूसरे राज्यों के हैं, दूर के राज्यों के हैं, उन्हें हवाई जहाज से ले जाने की व्यवस्था है। तो हवाई जहाज से ले जाया जाएगा। और जहां भी स्थानीय तौर पे वहां तो स्थानीय तौर पे वहां उनके इन शहीदों के शव को प्राप्त करने के लिए वहां स्थानीय सांसद भी मौजूद रहने की संभावना है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि जो सांसद जहां जहां उनके शरीर हो वहां पे सांसद रहें, वहां के एमएलए अगर हो तो एमएलए रहें। उसके अलावा स्थानीय अधिकारी वहां पे रहते हैं, तो स्थानीय गांव के लोग रहेंगे, तो इस तरह वहां पे भी उनको एक श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहां पे भी स्थानीय तौर पे श्रद्धांजलि दी जाएगी। और उसके बाद उनका जिस तरीके से जिस धार्मिक तरीके से जिनके शरीर का जिस तरीके से अंतिम संस्कार किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो इस तरीके से जो औपचारिक तौर पे जो भी होता है पार्थिव शरीर का जिस तरीके से निष्पादन किया जाता है वो होगा। लेकिन उसके बाद सरकार ने जो उनके लिए जो कंपेंसेशन देने की घोषणा की है, और उसके बाद उन शहीदों के जो उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी,
उनकी शहादत का बदला लिया जाएगा और जिन आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उस घटना का बदला लेने के लिए और इस तरह की घटनाएं फिर से करने की हिमाकत न कर पाए, इसके लिए जो काम करना है उसको काम करना है सरकार की तरफ से और सेना के जवानों की तरफ से। लेकिन जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई कि इस घटना के बाद राजनीतिक तौर पे सभी दलों के बीच में एकजुटता दर्शाई गई और इस एकजुटता के माध्यम से पूरे देश में भी यह संदेश गया कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा भारत, पूरे देश के राजनीतिक दल एक साथ हैं और पूरी दुनिया में भी यह संदेश गया कि भारत इस मामले में राजनीतिक विभाजन का शिकार नहीं है और भारत के सारे राजनीतिक दल, और जब राजनीतिक दल एक साथ होते हैं तो जनता भी एक साथ होती है, तो एक साथ मिलकर सारे इस आतंकवाद का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पूरी दुनिया के जो महत्वपूर्ण देश है उन महत्वपूर्ण देशों के साथ आज राजदूतों को बुलाकर आज विदेश सचिव ने अलग अलग से जानकारी दी और उनको बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान का प्रत्यक्ष रूप से हाथ है और उन सारे राजदूतों को यह बताया गया कि भारत इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले के खिलाफ पूरी तरह से उनको सजा देने का प्रयास करेगा और इस तरह की घटना फिर से अंजाम न दी जाए इसके लिए पूरी तैयारी करेगा और उन्होंने पूरी तरह सहयोग मांगा उन सभी देशों के राजदूतों से। इसके अलावा अमेरिका के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उन्होंने सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को फोन किया और उन्होंने भी भारत के साथ एकजुटता दर्शाई और उन्होंने कहा कि जिन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया है उनको सजा देने में भारत की जो भी मदद संभव होगा, भारत जो भी मदद मांगेगा अमेरिका उस मदद को देने के लिए तैयार है। बिल्कुल अखिलेश, पूरी दुनिया इस वक्त भारत के साथ खड़ी है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पल पल की जो अपडेट आपने हम तक पहुंचाई वहां पालम से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ मेरे सहयोगी विशाल दहिया भी जुड़े थे जिन्होंने तमाम अहम जानकारी आप तक पहुंचाई। विशाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।